जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारी हीरो की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हीरो से जो कि अपने आप में एक बहुत ही अनुभव और बहुत ही प्रभावशाली युवा है। और ये युवा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि 21 साल की उम्र में आप क्या करते थे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कॉलेज चल रहे होंगे, चीज़ें चल रही होंगी, कुछ ना कुछ करेंगे, कॉलेज के बाद कुछ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसा युवा जिसने अपनी रचनाओं से किताबों को एक नई ऊर्जा दी और अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कहानी, वो खुद एक कहानी है। जब हम उन्हें सुनेंगे, जब हम उन्हें जानेंगे तो मिलेंगे और हम खुद उनके बारे में बहुत सारी बातें आज करेंगे। ये पॉडकास्ट जो आज हम कर रहे हैं ये युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं तो मैं जिस युवा की बात कर रहा हूँ उनकी जो रचना है अमिया की डाली, फिर उसके बाद मेरी रचना देखिए साइंटिफिक सनातन। देख रहे हैं, एक ये भाव है और एक दूसरा ये भाव है। तो हम इन दोनों भावों को समझेंगे और जानेंगे उनके बारे में। तो हम बुलाते हैं इस बार अपने हमारे आज के युवा और आज के हमारे हीरो, इस पॉडकास्ट की जान, दीप चंद सक्सेना जी। तो दीप सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत मैं बढ़िया। आपको सर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही अद्भुत है। जो मैंने साइंटिफिक सनातन पढ़ा, इसके बाद में अमिया की डाली पढ़ा, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन ये हम ये शुरू करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपको किताबों लिखने की जो ये प्रेरणा है ये कहाँ से मिली? तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो किताबों लिखने की प्रेरणा मुझे बचपन से ही मिली। मतलब बचपन से ही मैं चाहता था कि कुछ मैं लिखूं, इसी लाइन में ही कुछ आगे करूं। जो भी लोग हैं या अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करूं, लोगों के सामने रखूं, जो मेरे विचार हैं, जो मेरी ज़िंदगी रही, जैसा मेरा बचपन रहा, जैसी मेरी जवानी रही और आगे भी जैसी मेरी उम्र रहेगी, मैं उसको ही अपनी कहानियों में डालता चलूँगा। तो ये 21 साल की उम्र में आपको ये सीख, मतलब मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो जवानी और आपका जो बचपन रहा वो कैसा रहा। थोड़ा सा आप अपने बचपन के बारे में अगर हमें बताएं कि आप कैसे, मतलब कि किताबों के प्रति आए या फिल्मों के प्रति आप आए और आपका राइटिंग के प्रति कैसा रुझान रहा? तो अगर शुरुआत करूं तो शुरुआत तो हिंदी से ही हुई, जैसे हमारी मातृभाषा है। हिंदी से मुझे शुरुआती तौर से ही लगाव रहा, बचपन से ही लगाव रहा। अब जैसे जैसे बड़े हुए, कक्षाओं में और आगे पहुंचे तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश से भी लगाव हुआ। क्या बात। और सिर्फ लैंग्वेज के तौर पर ये लगाव नहीं था, लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ें थी उनसे लगाव था। जैसे हमारे जो भी राइटर्स हैं हिंदी के चाहे इंग्लिश के, उनसे लगाव हुआ। जब मैंने उन्हें बचपन से ही पढ़ना शुरू किया, मेरी सबसे पहली किताब थी निर्मला, जिसको अच्छा, मैंने पढ़ा। क्या बात। और निर्मला किताब को पढ़ते पढ़ते मेरी आंख में जो आंसू आए तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, ये कहानी है और ऐसी ही कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो दूसरों के जीवन से खुद के जीवन को प्रभावित होती हैं, जो एक के जीवन को देखते हुए दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करें। ऐसी कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मैं मानता हूँ मेरा जो बचपन रहा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जिस हिसाब से मेरा बचपन गुजरा वही एक स्ट्रगल लाइफ चली, जैसे आमतौर पे बच्चों के बीच में क्या था चलती वो है। स्ट्रगल? बताइए थोड़ा, क्या था स्ट्रगल वो? स्ट्रगल जैसे फैमिली कलेश रहा, अच्छा अच्छा। ठीक है, पैसों की तंगी जो नॉर्मल होती है सभी एक हम्म। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने अपनी मतलब ज़िंदगी से अनुभव लेते 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 उन्हीं को अपनी किताबों में डालना शुरू किया। ओके, तो ऐसा कौन सा वो दौर रहा जिसमें आपको ये तय हो गया कि आप किताब लिखेंगे अब? तो इस किताब की शुरुआत लगभग लगभग आज से 3 से 4 साल पहले हो चुकी थी, जब मैं 12वीं पास कर चुका था। तो 12वीं जब मैं कर रहा था तब मुझे लगा कि जो हमारी एनसीईआरटी किताबों के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं, जिनको भी हम हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ पाते हैं, तो क्या है वो जीवन भर के लिए हैं। कोई भी पीढ़ी आएगी उन चैप्टर्स को पढ़ेगी, उन लोगों के बारे में जानेगी। तो यदि अपना मेरे को नाम हिस्ट्री में लिखवाना है तो उसके अंदर या जो हमारा जो सिलेबस है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोग जानें। तो मेरा सपना है कि मैं आगे जो कुछ भी लिखूं उनमें से कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ बने, ऐसी चीज़ निकल के आए जो एक्चुअल में बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। और आशा रहेगी कि भारत सरकार या हमारी जो एनसीईआरटी सीबीएसई जो भी है वो कोई एक चैप्टर मेरी ज़िंदगी का ऐसा निकले, कोई ऐसी किताब, कोई किस्सा, कुछ ऐसा निकले जिसे मैं आगे चल के ज़रूर लिखना चाहूँगा या उस तरीके से लिखूँगा कि वो लोगों को प्रभावित करेगी। अब वो उन किताबों में जाए ताकि मैं अपना नाम आगे के लिए अमर कर पाऊँ। क्या बात है, क्या बात। जी। तो दीप सर, मुझे ये बताइए कि आपकी जो ये किताबें हैं
जी। तो जब आप कुछ लिखते हैं हाँ। और जब आप लिखने बैठते हैं तो बहुत उसमें रिसोर्स लगते होंगे, बहुत आपको जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ती होगी, काफ़ी कुछ कहीं घूमने हाँ। भी निकलना पड़ता होगा, तो वो उसको कैसे देखते हैं या फिर कैसे उन अनुभव को एक किताब में, एक पेज पे लेके आते हैं? तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो कोई भी चीज़ जो शुरुआत होती है वो एक आइडिया से होती है। सबसे हुँ, पहले दिमाग में आपके आना चाहिए कि आप क्या चीज़ को लेके आगे चलना चाहते हैं। जी। मेरे एक सीनियर राइटर हैं, दीप चुग जिनका नाम है। उन्होंने मुझे बताया कि दीप, कोई भी कहानी है, कोई भी पिक्चर है, आपकी कहानी तभी पूरी होगी, आपका वो आइडिया तब पूरा होगा जब आपने स्टार्टिंग सोची है और आपने जब उसका अंत सोचा है। वाह! बीच में जो भी चीज़ें हैं, हुँ, वो आप अपने आप बनाएँगे। लेकिन यदि आपने स्टार्टिंग और अंत नहीं सोचा, सेम टाइम पे, तो वो आपकी कहानी अधूरी है। तो ये जो मेरी किताब थी अमिया की डाली, इसकी शुरुआत भी मैंने सोच ली थी और इसका अंत भी मैंने सोचा था कि इसका अंत किस तरह से रहेगा, हुँ, किस तरह से मुन्ना की अमेज़िंग। नियति रहेगी। तो ये चीज़ें मैंने वहीं से ही निकाली। तो जो ये मुन्ना है, जी। ये दीप जी, तो मुझे बताइए कि अभी जो आज का जो टाइम चल रहा है जी। 2026 का, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट भी टेक को लेकर हाँ। के, एआईज़ को लेकर के, कई सारी चीज़ों पे लेकर के चल रही है। हुँ। तो उसमें आप जैसा युवा जब ये कहानियाँ लिखता है, जब ये जी। किताबें लिखता है, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं मैं कुछ पीछे तो नहीं छूट रहा हूँ या फिर कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि मैं इसमें कुछ टेक वाली चीज़ों को लेके नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ ऐसा लगता तो नहीं? मुझे लगता है अगर किताबों की बात की जाए तो इसमें भी मैंने एआई का यूज़ किया है। अरे वाह! आप जो देख सकते हैं ये कवर एआई से ही बनाया गया है। वाह! हाँ, इसके अंदर ब्यूटीफुल। कई सारे चेंजेस किए गए, हुँ, लेकिन ये कवर पूरी तरह से एआई से ही बनाया गया है। हुँ, उसी के द्वारा मतलब ये आइडियाज़ निकले। आइडिया मेरे दिमाग में था कि अमिया की डाली अगर टाइटल है तो उससे जुड़ा-जुड़ा कुछ ना कुछ बनना चाहिए, लेकिन पूरी-पूरी मदद मैंने एआई से ली है इस कवर को बनाने के लिए। ओके। और साथ-साथ में इस बुक को कंप्लीट करने के लिए भी एआई का ही सहारा लिया गया है। जैसे इसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाएगी, टेक्स्ट कैसे रखना पड़ेगा, क्या चीज़ें एक किताब को कंप्लीट करती हैं कि किस तरह से उसको फॉर्मेट किया जाए या कंप्यूटर में किस तरह से किताब को लिखा जाए। ये सारी चीज़ें मतलब एआई से ही मुझे मिली हैं। नॉलेज हमारे पास थी कि किताब लिखनी है, लेकिन किताब को पूरी तरह से किताब के रूप में डालना, वो शायद मुझे लगता है एआई ने ही मुझे सिखाया है। क्या बात है, क्या बात जी। है। दीप जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे को वो जानना है कि मुझे वो बताइए, ये जो मुन्ना है, जी। मुन्ना के बारे में थोड़ा-सा बताइए? मुन्ना जैसा ही कहानी में बताया गया है हुँ, कि हुँ, कहानी के अंत पेज पे आप देखेंगे, मतलब बुक के अंत पेज पे आप देखेंगे कि लिखा गया है कि मुन्ना आप सभी के भीतर है। तो मैं समझता हूँ जैसे मुन्ना मेरे भीतर था, जैसा मुन्ना मेरे बचपन में था, या यूँ कहूँ कि मुन्ना मैं ही था, तो ऐसा मुन्ना हम सभी के भीतर कहीं न कहीं है, जिसने अपने घर, परिवार, फैमिली, इन सब की कठिनाइयों को झेलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और अंत में जो उसका अंत हुआ या कहानी का जो अंत हुआ, वो सभी की सद्गति है। तो उसी तरह से मुन्ना हम सभी के भीतर है, जो स्ट्रगल करता है, जो अपने घर, परिवार, फैमिली सबको देखते हुए चलता है। इसके अंदर जितने भी पात्र आए, चाहे वो मुन्ना हो, अलका हो या मुन्ना के माता-पिता हों, वो सभी आप देखेंगे कि हम सभी के रिश्तेदार में ही हैं कहीं न कहीं। हम सभी के आस-पास ही हैं। बस फ़र्क है कि हम उनको उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं। हुँ। तो मुन्ना जो है हमारा इस तरीके का मुन्ना है। जी। तो ऐसा लगा होगा अभी आपको, मेरे को जहाँ तक मैं अभी मेरे अंदर जो जिज्ञासा आ रही है जी। कि मैं ये जानूँ कि आजकल जो किताबें बच्चे पढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं तो हाँ। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं जी। और आपने तो पूरी की पूरी किताब लिख दी भाई। तो मुझे ये बताइए, कभी ऐसा फ़ील आया सैडनेस या फिर कभी ऐसा लोनलीनेस वाला फ़ील कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा कुछ हाँ। सवाल आया? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। ये चीज़ें अक्सर जैसे आज के ख़ास तौर पे युवा, मेरी उम्र के लोग, जो 20 से लेके या 15 से कहूँ मैं और जल्दी उम्र से, क्योंकि अब बच्चे क्या हैं अपनी उम्र से पहले ज़्यादा जल्दी बड़े हो रहे हैं। जी, जी। तो 15-13 साल की उम्र से लेके जो 30 साल की उम्र है, ये चीज़ उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है कि हुँ, आप क्या है, आप बेवजह उदास हो रहे हैं। तो जब मैं इस कहानी को लिखने बैठता था, तो कभी-कभी लगता था कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ इस किताब को? क्या ही मिलेगा मुझे इस किताब से? क्या फ़ील होता था उस टाइम? उस टाइम ये है कि मतलब यदि किताब लिख भी दी, क्या वो बिकेगी? लोगों तक पहुँच पाएगी? क्या हुँ, लोग पहुँचने के बाद भी लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हुँ, आज हुँ, जैसे इतना टेक्निकल एनवायरनमेंट है कि आपको सारी चीज़ें फ़ोन पर मिल जा रही हैं, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जा रही हैं। तो आज के दौर में इस किताब को कौन खरीदेगा और कौन खरीद के पढ़ेगा? हुँ, यदि मेरे पास पैसे हैं, मैं उस चीज़ को खरीद भी लेता हूँ। लेकिन क्या गारंटी है कि मैं उसको पढ़ूँगा या इस्तेमाल करूँगा?
तो सबसे बड़ा जो डर था मेरे अंदर वो यही था। लेकिन जैसे जैसे ये किताब लोगों के सामने आई, लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया और ये काफ़ी बिकी भी है। तो ओके। इस बात की मुझे खुशी है कि लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, और जो मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में कमेंट्स आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ। उसके अलावा दूसरा ये था कि इस किताब में जो कहानी है वो अपने आप में थोड़ी सी दुखद है। अच्छा। कहीं पे हंसाने वाली है, कहीं हम्म। पे रुलाने वाली है। तो जब उस सीन को मैं लिखता था और एडिट करता था बार बार, जब उसके अंदर चेंजेस होते थे, तो कभी कभी लगता था कि वाकई में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुखद है। इसलिए वहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि ये कहानी इतनी पेचीदा नहीं है जितना इसको बना दिया गया बना है। दिए गए। ओके। जी। तो ये आपने खुद ही चीजों के बारे में हाँ। सब जान करके लिखा है इसमें, है ना? जी। मुझे वो मोमेंट बताओ जो जिसमें कि आपको लगा कि यार मैं किताब लिखी मैंने एक, जी। और वो किताब किसी को बहुत अच्छा कमेंट आया किसी का, कभी हाँ। सोशल मीडिया पे, या फिर किसी ने आपकी किताब को पढ़ के कभी तारीफ करी हो, तो लगा कि यार वाह, मुझे सच में मेरी मेहनत अचीव हो गई। ऐसा हाँ, कब कब फील आया ये? ऐसा कई बार हुआ जब वो मोमेंट बताओ प्लीज। मतलब पिछले महीने अच्छा। एक पर्सन ने किताब खरीदी, उनका मेरे पास मैसेज आया ओके। कि आपकी किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। वाह। काफ़ी ज़्यादा मतलब वो फीलिंग बताने लायक नहीं है। ओह, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके एक्सप्रेस नहीं कर ओके सकते ओके उसके ओके। लिए एज अ राइटर के तौर पर हाँ हाँ। मेरे पास शब्द नहीं है हम्म। कि मैं उन फीलिंग को किस तरह से बताऊं या किन शब्दों का उपयोग करूं कि ओके। मैं उस चीज़ को समझा पाऊं लोगों को। कि जब आपके द्वारा की गए काम की जब सराहना होती है तो वो चीज़ सच में बहुत सुंदर होती है। वाह। तो दीप जी, आज का दौर में जो आपकी जो एज है, लोग बाग अक्सर आशिकी में पड़ जाते हैं, हाँ। या हो सकता है कि लोग बाग आशिकी में पढ़कर उनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं। हाँ। तो कई बार जब हम फिल्में देखते हैं या कई बार हम जी। स्टोरियाज देखते हैं, कई बार चीज़ें देखते हैं, तो कहते हैं कि उसको इस चीज़ से धोखा मिला तो हाँ। वो इसने ये चीज़ करी। हम्म। तो क्या हम मतलब समझ सकते हैं कि आपको कहीं कोई धोखा मिला, हाँ, या ऐसा ऐसा मूवमेंट कुछ रहा। हुआ कि बिल्कुल आप रहा। राइटर बन गए या देवदास बन गए, ऐसा कुछ रहा? क्या देवदास रहा तो वो? नहीं वो क्या कहेंगे। रहा वो थोड़ा बताओ। देवदास तो नहीं अच्छा, कहेंगे। बताओ बताओ क्या रहा वो? राइटर जरूर कह सकते हैं अच्छा आप। अच्छा। तो क्या थी कि घटना, अगर आप शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल बिल्कुल कि वो जब मूवमेंट पास हुआ तो उसने मुझे शायरी लिखने के लिए उत्तेजित ओह किया। माय गॉड। मतलब पहले तो कहानियों का शौक था, लेकिन हम्म। फिर वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे शायरियों में तब्दील हो गया। वाह। हाँ, कि जैसे एक लाइन थी मेरी एक शायरी की या हम्म। कविता की कि वो रहने वाली महलों की कुटिया में कैसे पाँव रखे, जो पिए फ्रिज का ठंडा पानी, गगरी का कैसे स्वाद चखे, वो रहने वाली महलों की। वाह। तो अमेजिंग। वो लाइन वहां से निकल के आई जब हमारे बीच में क्या सिमिलैरिटीज हुआ था? नहीं थी। क्या हुआ था अगर बताना चाहो तो? हमारे बीच में सिमिलैरिटी नहीं थी, कास्ट था। ओह। और अगर कहूँ तो वो ऊंचे तबके के थे, उनके जो फादर साहब थे वो ऊंचे तबके के थे। मतलब अगर मैं अपने आप को मिडिल मानूं तो वो रिच क्लास में आ जाते थे। ओके। तो वो स्कूल का टाइम था, खैर अब वो टाइम निकल चुका है। तो हाँ, मोमेंट ऐसा आता है आपके साथ, कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में कि जब आप एक चीज़ के लिए स्टक हो जाते हैं। तो एक साल के लिए मैं स्टक रहा उस चीज़ पे, तो वहाँ से ये डिप्रेशन में चीज़ें चले गए थे? नहीं, डिप्रेशन में नहीं गए थे? डिप्रेशन में नहीं हुए, ये क्योंकि डिप्रेशन जो वो था वो एक साल आपने कैसे काटा, वो मुझे बताओ। वो जो एक क्योंकि साल था। अक्सर युवा जब इस लाइन में होते हैं और जब कभी हाँ। उनको झटका मिलता है, जब कभी उनका ब्रेकअप होता है, हम्म। तो अक्सर वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि उनके परिवार के लिए भी नुकसानदायक चीजें हो जाती हाँ, है, वो खुद के अपने जीवन को खराब कर देते हैं। बिल्कुल। तो उस फेज से आप कैसे लड़े, वो मोमेंट बताओ। वो जब मोमेंट था, वो जब भी थॉट्स आते थे तो मैं क्या करता था, मैं लिखता था। ओह वाह। क्योंकि मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे कई पोस्ट मैंने पढ़े थे कि जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। ओके। और ये बात वाकई में सच है कि जब आप चीज़ों को लिख डालते हैं तो आपका दिमाग खाली होना शुरू हो जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ भी थॉट आता था, जो भी हमारी बीच बातें रही, जो भी हमने टाइम स्पेंड किया, तो उस चीज़ को मैं लिख देता था। ओह वाह। अब लिखने के बाद से क्या होता था, वो चीज़ उतर गई और उतरने के बाद में दिमाग शांत हो रिलैक्स हो गया। गया। ओके। तो उसी के ज़रिए क्या था, ये कहानी मैं मानता हूँ कि थोड़ी आगे बढ़ पाई। हम्म। उसी के ज़रिए जो इसमें अलका का जो पात्र है, थोड़ा-थोड़ा उससे मिलता-जुलता है। ओके। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा बहुत थोड़ा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। हम्म। उसके बाद मेरी जो आने वाली जो किताब है, व्हेन द रेन फॉरगॉट टू रिटर्न, जो ओके। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अच्छा अच्छा। मैं मान सकता हूँ कि पहला जो टाइम था वो मेरा गुजर गया, हम्म। लेकिन जो सेकंड जो टाइम था, सेकंड बार जब ये चीज़ें हुई, तो उसने मेरे को पूरी तरह से मतलब मेरी उस किताब के लिए कम्प्लीटली डाल दिया।
सेकंड बार यानी कि 2 बार? जी 2 बार। दूसरी बार भी ऐसा कुछ? दूसरी ओह बार माय भी हुआ। गॉड, हद होती है तो भाई। पहला ओह स्कूल माय में हुआ, गॉड। फिर कॉलेज में हुआ। अच्छा अच्छा, वो बताओ प्लीज। कॉलेज वाला तो लंबा टाइम था, मतलब अच्छा 3 अच्छा। से 4 साल का था हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में चीज़ें नहीं चल पाई सही, तो फिर हम अपार्ट हो गए। ओह। लेकिन वो जो टाइम था वो थोड़ा-सा मैं मान सकता हूँ कि हार्ड रहा। लेकिन उस हार्ड टाइम ने क्या किया, मेरे को एक थॉट दिया, जिससे मैं नई किताब में काम करना शुरू कर दिया। अब वो ओके। चीज़ें दिमाग में आती थी, तो वो सीधा मैं उस स्टोरी को लिखता जाता था। वो किताब मेरी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ 2-3 महीनों में मैं उसको जल्दी क्या क्या रिलीज़ है कर किताब का दूँगा। नाम? व्हेन द रेन फॉरगॉट टू रिटर्न, मैं यानी कि जब बहुत बारिश आना एक्साइटेड हूँ मैं। भूल जाती मैं है। बहुत एक्साइटेड हूँ उसे जी, पढ़ने के बिल्कुल। लिए। तो आज जो हमारा शेर है, वो जी। चोट खाया हुआ शेर है, और जी, उसने अपनी उस दर्द को कहानियों में बदल दिया, कहानियों में बदल दिया। और वो कहानियां किताब बन गई। वो कहानियाँ किताब बन गई। क्या बात है, अमेजिंग, बहुत तो अमेजिंग। डिप्रेशन में जाने से बेटर है कि आप काम करें, उस चीज़ को साथ में लेके चलें और उसी से ही अपना भला करें। कोई बताओ कुछ ऐसा, कुछ कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं? बाहर जब अभी निकलने का अगर ये है सिचुएशन आए कि ऐसी तो। हाँ, तो आप अपने दोस्तों से मिलिए, ओके। दोस्तों से बात करिए। वहां भी वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, ओ शेट यार तेरा ये हो गया यार, ओ भाई तो हाँ, बहुत गलत हुआ यार, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बिल्कुल। जब मैं वहां जाता हूँ तो उस तो और फीलिंग बढ़ जाती है उसके प्रति, अगर ऐसा हो रहा हो तो। ऐसे में फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके जो एक्चुअल जो दोस्त है ना, ओके। उस मोमेंट पे आपके जो रियल दोस्त होते हैं, वो काम आते हैं। तब बताओ वहाँ पे आप दोस्ती, दोस्ती बताओ, दोस्ती क्या होती है और वो कैसे दोस्ती दोस्ती मेरे बन-। नज़रिए से जब मैंने अपने दोस्त के साथ ये शेयर करी चीज़ें कि ऐसा-ऐसा हुआ, तब मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, सोहेल, तब उसने मुझे सँभाला उस मोमेंट पे आके। अच्छा। हाँ, तब उसने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आगे और चांसेस मिलेंगे, तो हम आगे भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। हम्म। जो चीज़ें इस बार नहीं हो पाई, वो क्या पता आगे चल के हो जाती हैं। और एक कोट है, कोट क्या मतलब हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ, जो हो रहा है, वो भी सब अच्छे के लिए हो रहा है। हम आप आज जो बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छे के अच्छे लिए के होता लिए है। ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मिस करते हो? हाँ, इतना नहीं। ओके ओके। अब काम पे फोकस कहाँ पे है। फोकस है? ओके ओके। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। कि चलिए अच्छा है, तो डिप्रेशन से निकलने का जो आपने बड़ा अच्छा एक लॉजिक बताया कि हाँ, आप लिख दीजिए उसको ना, उस चीज़ को आप चीज़ों को लिख कर दीजिए। दीजिए, या फिर अपने कोई हाँ, ऐसे बस दोस्त से शेयर कर दिमाग में दीजिए। मत रखिए या शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर। लिखना नहीं चाहते, तो हम्म अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। क्या होगा, आपका थोड़ा-सा मज़ाक बनेगा। हम्म। लेकिन वो चीज़ तो सबके साथ है। और अगर किसी की कोई फ्रेंड ही ना हो तो? तो आप कोशिश करिए कि आप बाहर निकलिए। ओके। जैसे जब भी मैं अकेला होता हूँ, हम्म तो मैं क्या करता हूँ, अपना काम कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलता हूँ, अकेले, हम्म। बिना घर में बताए, बिना किसी को कुछ बताए। थोड़ा-सा आप गली में निकलिए, मोहल्ले में निकलिए, कुछ खाइए अपनी मर्ज़ी का, जो आपको पसंद आए। जो महँगे पसंद। से महँगा, सस्ते से सस्ता। हम्म। जो आपका मन करे, 1 घंटा, 2 घंटा दिन में, वो करिए, सारी टेंशन भूल के। तो आपका जो दिमाग होगा, वो अपने आप जीने लग जाएगा। हम्म। जो दिमाग आपका रुक चुका है एक चीज़ यानी के आप लिए, डायरेक्शन उसका चेंज कर हाँ, दोगे? डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। ओके। तो इस तरीके जी, से हम बाहर निकल सकते हैं, है हाँ। ना? बहुत। आप अपने आप को बिज़ी कर लीजिए चीज़ों के साथ में, लेकिन चीज़ों के साथ में भी ना सही, अपने साथ में बिज़ी करिए। हम्म मी टाइम जिसे हम लोग कहते हैं ना आज, हम्म। तो मी टाइम बढ़ाइए आप अपना। ओके। क्योंकि काम तो आपका ज़िंदगी भर चलता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा कभी नहीं रुकेगा। और ना ही वो कभी रुकना चाहिए। बट मी टाइम आप अपना बढ़ाइए, मी टाइम बढ़ाइए, फैमिली टाइम बढ़ाइए, फ्रेंड्स टाइम बढ़ाइए, तो उससे आप इन सारी चीज़ों से हट सकते हट हैं। सकते हैं। जी। घर वालों को क्या रिएक्शन था जब आपने बताया वो पहली बार हाँ, कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ? शुरुआती तौर जैसे 5वीं 6ठी क्लास जब से मैंने मतलब राइटिंग वगैरह स्टार्ट करी, जब शुरुआती तो और जल्दी हो चुकी थी, मतलब दूसरी तीसरी क्लास से शुरुआती चीज़ों की हो चुकी थी। अच्छा, दूसरी जब तीसरी से ही? हाँ, जब थोड़ा-थोड़ा टूटा-फूटा, जब शौक बना, जब इन चीज़ों का शौक बना कि किताबें पढ़ रहे हैं, शायरियाँ पढ़ रहे हैं। उस टाइम पे ऐसी छोटी-छोटी बुकलेट आती थी, शायरियों वाली किताब आती थी। हम्म जब वो कहीं से अरेंज करके किसी दोस्त से, किसी से माँग के पढ़ना, हम्म। तो वहाँ से वो शौक बना। ओके। तीसरी चौथी क्लास में आते-आते फिर वो शौक धीरे-धीरे लिखने में बदलता गया। टूटा-फूटा जैसा भी आता था, वो लिखना लिख देते थे। शुरू कर दिया। छठी 7वीं क्लास में आके फिर चीज़ें तब तक मैंने दबाए रखी थी, किसी को नहीं बताया, दोस्तों में भी नहीं बताया। छठी 7वीं क्लास में आके फिर चीज़ें सबके सामने आती गईं। धीरे-धीरे करके दोस्तों में पता चलने लगा, अच्छा लिखता है, कुछ शायरी करता है, कुछ सुनाता है। घर वालों में पता चलने लग गया,
एक अपना 8वीं 9वीं क्लास तक आते आते एक चैनल बना लिया था दीप पोइट्री करके। हम्म। तो वो जब लोगों के सामने मैंने भेजा तो तब फिर वो चीज़ें पब्लिक हो चुकी नहीं। तो घर वालों का कुछ खास रिएक्शन तो नहीं था, बट सपोर्टिव थे कौन मेरे। सपोर्ट करता था घर में? घर में सभी सपोर्ट करते सभी हैं सपोर्ट करते जी। थे, अच्छा कि चल तू अच्छा पापा, काम कर रहा है। मम्मी, दीदी सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग एक फेज था कि जब था कि स्टडी पहले रखो या अपना काम पहले रखो, तो उसमें थोड़ा सा टकराव रहता था। हम्म। तो वो फेज भी निकल गया धीरे धीरे। अब जो मेन है, अब बस ये है कि अपना जो भी कर रहे हो वो आगे करो। मेन सपोर्ट मुझे मेरे पापा से और दीदी से मिलता है, वाह। जो कहते हैं जो भी कर रहे हो बस कर डालो। अगर मिला तो आपका, नहीं मिला तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी तो नहीं। अपनी तरफ से कुछ गया भी नहीं। बिल्कुल बस जो भी कर रहे हैं आप उस चीज़ को कर डालिए। तो हमारी लाइफ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है ना? बहुत बड़ा। मैं तो आप कई सारे दोस्त हैं हम्म, मेरे जो अपने पेरेंट्स की वजह से मैं समझता हूँ कि पीछे हैं। अच्छा हाँ, वो कैसे जैसे? करना कुछ और चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स के फोर्स में आके वो कर कुछ और रहे हैं। अच्छा। और उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से उतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं हो पाते, हम्म। क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा पढ़ाई करे, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं है। वो कुछ और करना चाहता है, डांस करना चाहता है, सिंगिंग करना चाहता है, या कोई अदर एक्टिविटी स्पोर्ट्स करना चाहता है। लेकिन पेरेंट्स उनको उस चीज़ में ना ले जाके अपना जो उनका एम होता है वो थोप देते हैं। तो हम्म। वैसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपनी फैमिली का थैंकफुल हूँ कि मुझे जो करना था वो उन्होंने करने दिया, कहने दिया। और आज भी मैं जो करना चाहता हूँ वो उसमें मेरा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे उन युवाओं के बारे में बताओ जो जिनको पता ही नहीं है कि इनको करना क्या है, क्योंकि उनको ना तो उनके पास में कोई ऐसा फैमिली वाला कोई माहौल है, हाँ, या फिर ना तो उनके कोई ऐसे दोस्त हैं, या फिर ना तो उनको कोई ऐसा कोई गाइडेंस है, या फिर शायद उन्होंने गाइडेंस लेने की चाहिए नहीं। चाहिए नहीं। तो उन युवाओं को, क्योंकि अभी जो 21 साल की उम्र में आप कर गए, जी। तो ऐसे युवा जो 20-21 साल के हैं या 18 साल से जो हाँ, ऊपर रखे हैं, तो वो कैसे ये समझें या फिर ये जाने कि यार मुझे कुछ करना है, या फिर अगर करना है तो वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो उन युवाओं के लिए क्या कहोगे आप, कैसे अपने आप को पहचाने वो? मेन तो है कि आपका किसी भी चीज़ में एक इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। अच्छा। किसी भी चीज़ में जो आपको पसंद है। आपको घूमना पसंद है तो उसी में ही आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए। आप अच्छा, घूमिए। घूमिए। आपके पास किराया नहीं है तो आप पैदल चलिए, हम्म। लेकिन आप अपने घर से बाहर निकलिए, घूमने की कोशिश करिए। साइकिल ले लीजिए, आस पड़ोस के मोहल्ले जहाँ तक आप साइकिल से जा पाए वहाँ तक जाइए। और यदि पढ़ाई में इंटरेस्ट है या नहीं है और चाहते हैं कि पढ़ाई लाइन में ही कुछ करना है, तो फिर कोई भी किताब उठाइए, उसे पढ़िए। और सबसे बेस्ट है कि हम अपनी क्लासेस की ही किताब उठा के सिर्फ रीड करें उन्हें, ना समझें ना कुछ हो, बस उनमें रीड करें। तो वहाँ से हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। या किसी और चीज़ में भी अगर हम करना चाहते हैं, सबसे पहली मेन चीज़ आ जाती है कि हम उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। या अगर हम एमलेस हैं, हमारे पास कोई भी एम ही नहीं है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, जो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए, अपना एक एम डेवलप करना है। कुछ भी हो सकता है वो एम। यदि आप खाली बैठे हुए हम्म। अपना एक एम बनाते हैं कि मेरे को अपनी एक शॉप करनी है, तो उसमें भी आपकी कुछ ना कुछ उपलब्धि है। क्या आपने क्या किया, खाली रहकर एक काम के बारे में सोचा और उसी काम के लिए फिर आप करना शुरू किया। जरूरी नहीं है कि सभी राजा बने, हम्म। लेकिन जरूरी है कि आप जो नहीं थे और अब जो हैं वो बने रहें। बिल्कुल। जी। तो तो पहले है कि आप एक एम डिसाइड करिए, फिर उस एम की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहिए। मैंने भी सोचा था कि मेरा जो एम था शुरुआत से, हम्म। राइटिंग के साथ साथ, राइटिंग तो थी था, लेकिन इसके साथ साथ एक जो पढ़ाई में जो एम था वो था मैकेनिकल इंजीनियर का। अच्छा। हाँ, मैं चाहता था कि मैं कार्स बनाऊँ, हम्म। मेरा कार्स में बहुत शौक है। तो लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती गई और वो एम जो था वो हटता चला गया। लेकिन फेवरेट कार बताओ, फेवरेट कार आपकी? फेवरेट कार तो जैगवार। क्या बात है। मतलब ओके। जब पहली बार इस चीज़ को देखा, जब पहली बार मैंने जैगवार कार को देखा था, हम्म। एक सॉन्ग में देखा था मैंने, अच्छा अच्छा। तो तब से वो कार मन में थी वाह। कि यदि लेनी है तो तो जैगवार ये लेनी। कार लेनी है। चॉइसेस और भी हैं मार्केट में, उससे भी अच्छी कारें हैं, हम्म। लेकिन जो एक जो तो पसंद है। जिंदगी के मुकाम में इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, जिंदगी क्या है ये जीना जीना भूल गया हूँ। भूल गया हूँ मैं, ये क्या था, ये बताओ थोड़ा। ये अब दिल के अंदर से ये आवाज़ उठी हम्म। कि जिंदगी के मुकाम पर इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, और जिंदगी क्या है वो जीना भूल गया हूँ। तो ऐसा था कि
जब मैं अपना स्कूल लाइफ छोड़ चुका था, हम्म। कॉलेज में आ गया, कॉलेज भी लगभग ख़त्म होने पे था, तब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था अपनी चीज़ों के साथ में। तो जो दोस्तों के साथ में घूमना फिरना होता था, घर परिवार में जो बातचीत होती थी, वो चीज़ें छूट चुकी थी। हम्म। अपने काम में ही मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुका था। तो तब ये लाइन निकल के आई कि, और लोग भी कहते थे कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है, कि मिलता नहीं है अब तो, कि अक्सर अक्सर जब नहीं मिले लोगों से तो ये कहते हाँ, हैं, हाँ। तो वो एक लाइन निकल के आती है ऐसी कि बहुत बड़ा हो गया है तू तो, है ना? कि हम्म। अब तू मिलना भी भूल गया है, या कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता। तो तब ये लाइन निकल के आई थी। फिर मैंने इसको लिखा अपनी बुक में कि ज़िंदगी ऐसी ही है हमारी। मुझे ये बताओ, 21 की उम्र में जब जी, आपने किताबें लिख दी, ये सब चीजें कर लिया आपने, जी। वो फील नहीं हुआ कि वो मेरा बचपन कहीं खो गया, या वो मस्ती नहीं करी मैंने, बहुत ज़्यादा। वो मैंने वो बाइक पे वो तेज नहीं बाइक घुमाया, या फिर मैंने बाइक हाँ, पे किसी को पीछे नहीं बैठाया, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। और यदि मैं बताऊँ आपको, हम्म। तो साइकिल में मैंने 12वीं क्लास में आके सीखी है। साइकिल भी? हाँ। अच्छा। बताओ। और आज तक मैंने कभी बाइक नहीं सीखी। हम्म। अभी भी मुझे बाइक चलानी नहीं आती। कार तो ये चलाओगे जो सीधा? सीधा कार चलाओगे? हाँ, हाँ, ये बात है। हाँ। जब घर वाले कहते थे कि बाइक चलाना नहीं सीखता, तो तब ऐसे खिसिया के या थोड़ा मजाकिया में आके तब मैं उनसे कहता था कि सीधा कार चलाऊंगा। और ये बात वाकई में सच है हम्म। कि मैंने साइकिल से भी पहले हम्म। कार पे हाथ रखा क्या है। बात है, क्या बात है। तो अभी हल्का फुल्का कार चलाना आता है, लेकिन बाइक नहीं आती। हम्म। तो मिस करते हो वो बचपन? हाँ, बहुत ज़्यादा। जब मैं बाकी बच्चों को देखता हूँ तो उन्हें देख के खुशी मिलती है कि अपना जीवन जो है हम्म। बढ़िया जी रहे हैं। आज तक हम कभी परिवार के साथ में पूरी तरह से कि सारे मेंबर हम कभी बाहर नहीं गए साथ में। अच्छा अच्छा। हाँ, इवन मेरे पिताजी जो लाल किले के सामने से तो जाते हैं, लेकिन कभी लाल किले के अंदर नहीं गए हैं। हम्म। डेली उनका जाना है कि लाल किले के सामने से वो काम पर तो जाते हैं, लेकिन लाल किले के अंदर नहीं जा पाए, या कभी हमें एक साथ नहीं ले जा पाए। अच्छा अच्छा। बहुत कम ऐसा हुआ है जब हम कभी साथ में गए हों, तो वो चीज़ें मिस होती हैं। एक बच्चे के तौर पर वो चीज़ें रहीं। क्या रहा स्ट्रगल, थोड़ा बताओ फैमिली का। फैमिली स्ट्रगल और मेनली। उस स्ट्रगल में लेखक कैसे आ पाया, और हाँ, लेखक कैसे बन गया? वो क्या वो उसकी कहानियां उसके घर से शुरू होती है, या फिर उसके खुद की कोई एक रचना थी? वो बताओ थोड़ा। पूरी तरह से ये मेरी जो किताब रही है मियाँ की डाली, इसमें जितने भी किरदार रहे वो सब मेरी ज़िंदगी से जुड़े हैं। बस किरदारों को थोड़ा सा पेचीदा बना दिया गया, ताकि एक कहानी कहानी की तरह लगे, किसी की ज़िंदगी ना लगे। हम्म। तो जो स्ट्रगल रहा वो बचपन से ही रहा, कि वही घर परिवार का कलेश। तो उसके बीच में से फिर वो जो लेखक था, जो चाहता था लोगों से बात करना, लेकिन बात नहीं करता, जब वो घर पे आता था फिर वही कलेश होते थे। तो वहाँ पे वो जो बचपन था और वो जो दिमाग था वो दबा हुआ था। वो निकलना चाहता था, कहीं खुल के बात करना चाहता था। तो उसका सिर्फ एक ही साधन रहा कि अपनी बातों को लिख लिख दो। दिया जाए, बस। ताकि मेरी बात भी पूरी हो जाए, लोगों तक पहुँच भी जाए, और मैं कोई एक मुकाम पर भी पहुँच जाऊँ। तो ये रहा पूरा का पूरा जी। ना। तो फैमिली में क्या था, मतलब पैसों की कमी थी, या फिर क्या था कि मतलब कि किस तरीके से वो चीज़ों को, जो आप फैमिली क्लेश हाँ, जो आप बताते हो, वो क्या था, वो थोड़ा अगर समझाओ। क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब हम ये बातें कर रहे हैं, जी। कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली के प्रेशर्स में या फैमिली के ऐसे जिम्मेदारियों के चक्कर में आकर के वो सोचते हाँ, हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ, तो मैं हाँ, कुछ और कर लेता हूँ, या फिर कुछ वैसा कर लेता हूँ। हाँ। तो उन सब चीज़ों से आप बाहर कैसे निकले, वो बताओ थोड़ा। तो फैमिली में मेनली क्या था कि वही ड्रिंक वाली चीज़ थी, अल्कोहल। मेरे बड़े भाई जो थे वो करते थे, फिर वही लड़ाई झगड़ा होता था। बस इसी चीज़ ने जो था हम सभी की लाइफ को दबा रखा था। अब जैसे जैसे वो हमारी लाइफ से हटते गए, हमारी लाइफ अपने आप से सुधरती चली गई। अच्छा। पैसों की दिक्कत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा गरीबी नहीं थी। बस थोड़ी थी जो एक एवरेज परिवार में रहती है। लेकिन वो जो अल्कोहल वाली जो चीज़ थी, जो ड्रिंक वाली जो चीज़ थी, उसने पूरा वो जो हम सभी का जो जीवन था वो दबा रखा था। हम्म। उस चीज़ से जब हम निकल गए तो ऐसा लगा कि शायद किसी जेल से निकल चुके हैं। तो और आज जब हम उस चीज़ से हटे हुए हैं, उनसे हटे हुए हैं, तो आज हम अपना जीवन खुल के जी पा रहे हैं। हम्म। तो आज जो खुशी चेहरे पर आती है, उस वो कोई दबाव की नहीं है, वो एक्चुअल में खुशी है। एक्चुअल में खुशी। हाँ, कि किसी के सामने बेवजह का हमें नहीं हंसना पड़ता। हम्म। यदि हमें हंसना है तो आज हम खुल के हंस सकते हैं। सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे? पता वो नहीं। मोमेंट बताओ।
अच्छा रोए हो जिंदगी में? बहुत बहुत बार? बहुत बार। क्यों रोए? कई सारे रीजन रहे रोने के। अच्छा। हाँ, और मेन जो रीजन रहा वो रहा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने का, अच्छा। कि यदि काश मेरा भी जीवन वैसा रहा होता या बचपन वैसा रहा होता, उस चीज को लेके बहुत, हम्म। कि जो टाइम बच्चों ने स्पेंड किया वो टाइम मेरा कहीं और स्पेंड हुआ। कहीं और हुआ। हाँ, तो बचपन कहीं ना कहीं खो गया। बचपन खो गया कहीं। हम्म। तब। तो ये रहा। तो उस बचपन में आज हम जिस द्वीप को देख रहे हैं वो बहुत अलग है। वो बहुत अलग। बहुत अलग है। अच्छा। क्या क्या करना चाहते थे? बहुत कुछ। बहुत कुछ करना चाहते। बहुत कुछ। फेवरेट जगह बताओ कोई जहाँ जाना चाहते हो? फेवरेट जगह वैसे तो शांति पसंद है, अच्छा अच्छा। लेकिन वाटर पार्क बहुत पसंद है मुझे। अच्छा। वाटर पार्क, ओके। क्योंकि मेरा मतलब बचपन से जैसे नदी तालाब गांव वो जो चीजें रही जैसा हम कहानियों में पढ़ता है वो चीजें बहुत प्यारी लगती बहुत प्यारे लगते है। तो शहरों में तो ये चीजें नहीं मिल सकती, इसलिए वाटर पार्क पसंद है। हैं। अच्छा अच्छा। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई नया लड़का है हाँ और वो किताबें लिखना चाह रहा है या किताबें के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहा है और अपनी जी। कुछ रचनाओं के बारे में लोगों को बताना चाह रहा है, हाँ, तो वो कैसे करे और किस चीज़ की तैयारी करे और कैसे किताब लिख सके, वो बताओ। बिल्कुल। तो लिखने से पहले ज्यादा जरूरी है आपको पढ़ना। अच्छा। हाँ, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखने से पहले आप पढ़िए। हम्म। और यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं कि आपको शुरुआत करनी चाहिए प्रेमचंद से। हम्म। प्रेमचंद की आप कहानियों को पढ़ें, फिर उसके बाद सिर्फ उन्हें ही पढ़ लें तो भी आपके लिए काफ़ी होगा। हम्म। उन्हें पढ़ने के बाद आप लिखने बैठिए तो शायद आप ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे, तो शायद आप ज़्यादा बढ़िया लिख पाएंगे और लोगों तक पहुंच पाएंगे कि आज से 100-150 साल पहले जो एक लेखक थे वो आज भी जिंदा है हम्म। अपनी कहानियों के माध्यम से, यानी कि उनकी कहानियों में कुछ ना कुछ तो है है। जो लोगों को आज भी पसंद आ रहा है। तो इस तरह से तो आप अपना लिखना शुरुआत कर सकते हैं। और यदि एक पब्लिशर या एक बुक बनाना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, सारा काम आप खुद कर सकते हैं। प्रोसेस बताओ। सबसे पहले आपको मतलब अपनी किताब लिखनी है, चाहे तो आप किसी पन्ने पर लिखना शुरू करें कि कॉपी किताब रजिस्टर में, या तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे लिखना शुरू कर सकते हैं जैसे कि MS वर्ड या नोटपैड वगैरह, जिस पे भी आप लिखना चाहें। हम्म। उसके बाद आप उसको फॉर्मेट करिए जिस भी साइज़ में आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। एक अपना टाइटल सोचिए और टाइटल सोचने के बाद में एक अपना कवर पेज बनाइए। जिस तरह से मैंने AI की मदद से अपना कवर पेज बनाया है, इस तरह से आप कवर पेज बनाइए और बनाने के बाद में इन सबको किसी एक प्रिंटिंग हाउस से प्रिंट करा लीजिए। कितना खर्चा लगता होगा? अ, खर्चा अगर हम देखें तो आपका प्रिंट के ऊपर मेन है अच्छा अच्छा। कि आपको, या आपके जो पेजेस हैं वो कितने ज़्यादा हैं किताब के अंदर या कितने कम हैं। ओके। तो एवरेज अगर मैं खर्चा मानूँ तो वही 2 से 3 हज़ार में आपकी किताब छप के तैयार हो सकती है। अच्छा अच्छा। जी। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी, हाँ, कितना क्या। क्वांटिटी वगैरह यदि आप रखते हैं तो हम्म। वो प्राइसेस फिर उसके अकॉर्डिंग बने। तो अभी हमने अमिया की डाली के बारे में पूरा दीप जी जान लिया जी। आपसे। अभी अमिया की जो डाली रही और ये जो कहानी रही मुन्ना की, हाँ, तो इस कहानियों से एक ऐसा लड़का जो घर के परिवेश से निकल कर के हाँ, कॉलेज से, स्कूल से, फिर उसके बाद में हमने उसकी पूरी की पूरी पूरी एक वो यात्रा के ज़िंदगी इस बारे में। तरह से रही। अब इस यात्रा में हाँ, मैं अब बात करने वाला हूँ, इस यात्रा में धर्म और हाँ, धार्मिक चीज़ें के ऊपर में जो आप गए जी, और फिर उसके बाद में जब ये तैयार हुआ साइंटिफिक सनातन, हाँ, तो 100% मेरा भी मानना है और मेरा भी बिलीफ है कि हमारा जो सनातन धर्म है। धर्म है जी, साइंटिफिक है, साइंटिफिक सारी है, चीज़ें हैं, बिल्कुल, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जानना चाहता हूँ कि कर्म और धर्म, इन दोनों के बारे में मुझे बताओ कि इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि कहीं मैं सुनता हूँ कि कर्म ही पूजा है, हाँ, ठीक है, क्या कहता हूँ धर्म से चलो, हाँ, धर्म के हिसाब से चलो या धर्म की चीज़ों पे चलो। हम्म, तो इन दोनों में को मैं अगर एक 19-20 साल का लड़का हूँ, मैं कैसे समझूँ कि मैं किस तरीके से चीज़ों को करूँ और मैं क्या सही कर रहा हूँ, वो बताओ। बिल्कुल। यदि मैं इसके लिए कहूँ तो धर्म के हिसाब से कर्म करना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। ओके। हाँ, जो आप जिस जगह पर हो वहाँ पर धर्म क्या कहता है और उस धर्म के हिसाब से आपका जो कर्म रहेगा वही सही होगा। अब मैं अगर पूछूँ आपसे कि क्या धर्म है? तो धर्म मानवता है, मानो। प्यार करना लोगों से, लोगों की मदद करना, तो हम्म। यही हमारा सनातन धर्म है।
यही हमें सिखाता है कि मिलजुल कर रहना। हम्म। तो जहाँ पर लड़ाई की बात आती है, यदि हम उस लड़ाई को रोक दें तो ये भी तो हमारा एक तरह से धर्म हुआ। हम्म। इस धर्म के हिसाब से तो हमने वो काम किया कि हमने उस लड़ाई को रोका रोक है। दिया। हम्म। यदि कोई बेसहारा है उसको हमने सहारा दिया, तो हमने जो काम किया वो हम अपने धर्म के हिसाब से किया। जी तो ये जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जी जो हम बड़ी बड़ी किताबों को देखते हैं और पढ़ते हैं, हाँ इस जिसमें कि आपने कई बारी बातों में आपने वेदांत की भी बात करी थी, इसमें हाँ, उपनिषद की भी बात उपनिषद करी की बात करी करी थी। है। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, चीज़ें जी हैं, ठीक है, इनको हम आसान भाषा में अगर समझ पाए तो वो समझ कैसे समझे, वो बताओ थोड़ा। यदि आसान भाषा में समझे तो एक बार हमें जरूर पढ़ना तो चाहिए। हम्म। नॉर्मली पहले एक तो हमें इन्हें रीड करना चाहिए। समझने से पहले जरूरी है कि हम इन्हें रीड कर लें एक बार। ठीक है। जैसे जैसे आप इनको रीड करना शुरू करेंगे, जैसे कहते हैं कि गीता ने मेरी जिंदगी बदल दी। हम्म। अब गीता सिर्फ लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए रीड करते हैं। तो सिर्फ ऐसे ना रीड करें, एक बार अच्छे मन से, साफ मन से उसको रीड करें और जो बातें कही गई हैं उनको अप्लाई करते चलें लाइफ में। ऐसे ही हमारे जो धर्म है, उपनिषद हैं हमारे द्वारा, ऐसे ही जो हमारे उपनिषद हैं उनको भी जब हम पढ़ेंगे, ग्रंथ हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, वेदांत, इन सबको जब हम पढ़ेंगे तो ये सब क्या है, विचारधाराएं एक अच्छा। तरह से। हम्म। तो उन विचारधाराओं को ही जब हम फॉलो करने लग जाएंगे, पढ़ते पढ़ते फॉलो करने लग जाएंगे, तो हम अपने आप इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे। लग जाए। जैसे कि तो हम अमिया की डाली की बात कर रहे थे दीप जी जी, और हम उस मुन्ना को समझना चाह रहे थे जिसमें हमने कई सारी बातें करी। हाँ तो अब इन बातों में जो पारिवारिक चीज़ें रहीं, पारिवारिक परिवेश रहा, और एक युवा की जो एक यात्रा रही पूरे इस जीवन काल में, और उसमें से फिर जब ये किताब निकलती है, तो इस किताब की प्रेरणा के बाद में जी साइंटिफिक सनातन की जो बुक आई, जी इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? साइंटिफिक सनातन असल में मैं कहूँगा पूरी तरह से तो मेरी नहीं है किताब। मैंने भी बस इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अच्छा। मेन जो राइटर हैं वो इसके दीपचुक हैं, जैसा कि किताब पर लिखा हुआ है। जी जी। हम लोग लगभग लगभग दो ढाई साल पहले मिले थे एक राइटिंग के काम से ही। तो तब से फिर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। फिर हम पॉकेट एफएम ज्वाइन किया हमने, हम वहाँ पर काम करें, मतलब जैसे ऑडियो शोज वगैरह होते हैं वो बनाना शुरू किया। उसके साथ साथ फिर हमने सोचा कि कुछ अपना करते हैं। लेकिन जो दीपचुक सर जो थे, मेरे जो सीनियर राइटर हैं, वो ऑलरेडी इस पे काम शुरुआत कर चुके थे। तो यदि मैं कहूँ कि जो अमिया की डाली है उसको पूरा करने के लिए प्रोत्साहन मुझे उन्होंने ही दिया। मतलब अमिया की डाली यदि पूरी हो पाई है तो उनकी वजह से ही हो पाई है, क्योंकि मैं इस कहानी को रोक चुका था। तो उन्होंने ही कहा कि इसको कंप्लीट करो, इसको बनाओ, और उसी के बीच में इसे बनाने के साथ साथ हम लोग ये साइंटिफिक सनातन पर भी काम करने लगे। ये उनका विजन था, असल में मेरा ना रहकर ये उनका विजन था। जी, उन्होंने ही मुझे धर्म से जोड़ने का काम किया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तब जाके बने। बहुत रिसोर्स लगे होंगे, बहुत टाइम लगा होगा इसको बहुत बनाने में। ज़्यादा। कितना लगा हो लगभग टाइम? यदि लगभग मैं अपना ही बात करूं, जो मैंने इस किताब में टाइम दिया वो कम से कम 6 से 8 महीने दिए। अच्छा, जो मैंने खुद ने दी उनके साथ रह के, और उससे पहले भी उन्होंने 2 से 3 साल इस किताब के लिए दे रखे थे। अच्छा। उन चीज़ों को समझना, पढ़ना, रिसोर्सेज कलेक्ट करना, फैक्चुअल जो भी चीज़ें हमने इसमें लिखी हैं उन सारी रिसर्चेस को पढ़ना, और पढ़ने के बाद फिर एक कंक्लूजन निकाल के किताब में लिखना। तो इस तरह से फिर ये हमारी किताब बनी, साइंटिफिक सनातन। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे ये बताओ कि अमिया की डाली की बात हो गई, साइंटिफिक सनातन की बात हो गई, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है आपके? अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारे मतलब किताब को ही लेकर हैं, और साथ साथ में तो हमने बात करी अमिया की डाली की, हमने बात करी साइंटिफिक सनातन की। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब इसके बाद हमारा जो दीपू जी, जो आप ये बताइए कि अगला जो प्रोजेक्ट है, जो अगली जिज्ञासा है, वो कहाँ है? और वो ऐसा तो नहीं कहीं कि फिर वो आपके पुराने कॉलेज वाले की लाइफ में चली गई, या फिर आप सनातन की चीज़ों को लेकर के कुछ और करने वाले? वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो बताओ मुझे कृपया। बिल्कुल। तो अगला ये वाह, मस्सा। जी, बताइए थोड़ा इसके बारे में। मसरा एक्चुअली हमारे फ्रेंड हैं नमन बघेल, मेरे और दीप सर की। दीप सर ने ही मुझे मिलवाया था, दीपचुक सर ने ही मुझे इनसे मिलवाया है। तो ये है एक फिल्म डायरेक्टर हैं ये। अच्छा जी, ये पंजाबी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये जो बुक थी, ये पहले तो फिल्म की स्क्रिप्ट ही थी, लेकिन फिर बाद में जब हमने डिसाइड किया कि बुक कर रहे हैं हम सभी लोग, तो इन्होंने भी
फिर अपनी उस स्क्रिप्ट को एक बुक फॉर्म में डाल दिया। अब इसके बाद फिल्म तो नहीं बनी है अभी तक, लेकिन हाँ हमारी सबकी कोशिश है कि हम इस बुक को फिल्म बनाएंगे। अच्छा, जी, तो अब जो हमारी मेहनत चल रही है वो इस बुक की फिल्म के लिए चल रही है। वाह, क्या जी। बात है, क्या बात है। तो ऐसे ही हमारा रहेगा आगे के लिए भी कि हम बुक लिखेंगे और उन पर पिक्चर बनाते चलेंगे। तो मुझे ये बताओ, जी 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? वो बताओ मुझे, 5 साल का जो होगा आपका एक विजन होगा, जी, वो थोड़ा जानना है मुझे, वो बताओ। 5 साल बाद यदि मैं देखूं अपने आप को तो मैं चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में बुक्स हों हमारी, हम्म। और कई सारी बुक्स हों, साथ साथ में कुछ फिल्म्स हों हमारी इन्हीं बुक्स को लेकर। जैसे साइंटिफिक सनातन है हमारी, जैसे मसरा है, या आमिया की डाली है, या मेरी जो अपकमिंग बुक है व्हेन द रेन फॉरगेट टू रिटर्न, हम्म। तो इनके ऊपर हम काम करना चाहेंगे। अच्छा। तो आगे चल के हम चाहेंगे, या मैं चाहूँगा कि हम फिल्म इंडस्ट्री में आगे चल के दिखें, देखे। और एक अच्छे फेस के साथ में दिखें, और अच्छे काम के साथ में दिखें, जो हम्म। हमारी सोसाइटी को चेंज करे, जो हमारी सोसाइटी को बदलाव लाए। आज के दौर की तरह नहीं। आज मैं जो बुक देखता हूँ, मैं दूसरे काम को गलत तो नहीं कहता, लेकिन जो आज मैं जो किताबें देखता हूँ वो समाज के अंदर इतना ज़्यादा बदलाव नहीं लाती। हम्म। जिस तरह से हमारे जो पुराने जो लेखक रहे वो बदलाव लाते हैं, उस तरह से आज की बुकें बदलाव नहीं लाती। जैसे मेरी जो बुक, खुद की ही जो बुक है अमिया की डाली, इस बुक में कहानी मैंने यही सोच कर लिखी थी कि मैं कुछ पुराने ज़माने जैसा ही लिखूंगा। लिखने को मेरे पास बहुत कुछ था इसमें, लेकिन मेरा यही था कि मैं पुराने ज़माने जैसा ही कुछ लिखूंगा। ऐसी हमारी अगली बुक जो थी साइंटिफिक सनातन, साइंटिफिक सनातन में भी हमने क्या किया, समाज को बदलाव के लिए लिखा है कि लोग इसे पढ़ें और समाज में सनातन के लिए जागरूकता फैले। बिल्कुल। हम जो डेली के जो काम करते हैं, हम जाने अनजाने सही या गलत करते हैं, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनके जवाब नहीं होते। नहीं होते, हाँ। तो उन सवालों के जवाब जो हैं वो ये किताब है। हम्म। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है मसरा, ये मैं कहूँगा हमारा सबसे प्यारा प्रोजेक्ट है, हम्म। क्योंकि इसके लिए हम सभी ने कहीं ना कहीं मेहनत करी है। तो चाहे मैं हूँ, चाहे नमन हो, चाहे दीपचुक हो, तो हम सभी ने मेहनत करी है। भले ही लिखा नमन ने ही है इन्हें, लेकिन उनको हमने मेहनत करी, बिल्कुल। उनके साथ हम लोग लगे इस बुक को कंप्लीट कराने के लिए। जी। और इस बुक की जो कहानी है वो आदित्य और विधि के ऊपर है। अच्छा। विधि यदि इंग्लिश में कहें तो डेस्टिनी। हम्म। तो किस तरह से आदित्य की लाइफ विधि के द्वारा चेंज हो जाती है, वो कहानी बहुत प्यारी है। ओह। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो इस बुक को जरूर एक बार पढ़ें। तो ये बताओ, ये कैसे अवेलेबल होगी अगर कोई लेना तो चाहे उसको? यदि लेना चाहें आप लोग तो तीनों ही बुकें हमारी, हाँ। और आने वाले सही प्रोजेक्ट वो बताओ अमेजोन कैसे पे लेना? ही, अमेजोन पे? अमेजोन पे अवेलेबल है। तो अच्छा, आप अच्छा। वहाँ से बुक का नाम सर्च कर बुक का नाम ले सर्च सकते हैं। तो उसमें हम राइटर का भी नाम सर्च करते हैं तो? हाँ, आप राइटर का नाम सर्च करिए, आप बुक का नाम बुक का सर्च भी नाम करिए, सर्च करिए, आ जाएगा। आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा, ओके। जी तो ये तरीका है, हम इसमें कर सकते हैं। जी चलिए, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर की तरफ। बिल्कुल। तो मुझे जानना है, मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, जी ठीक है? और मेरे को जानना है कि आप जल्दी में किसको चुनते हैं, ओके। ठीक है जी? तो चलिए, पहला सवाल है और देखते हैं। हनी सिंह या प्रेमचंद? प्रेमचंद। प्रेमचंद, ओके। पेंसिल या कलम? पेंसिल। पेंसिल, अच्छा। अब अगला है मेरा सवाल, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी? वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी, अच्छा। तो हमारे, ठीक है, हमने कहा। अब ये फेवरेट चीज बताओ कोई, जो सबसे ज्यादा पसंद हो आपको, जो आपको अच्छा लगता हो खाने में? आम। आम। जो सभी के लिए सभी आम के है लिए वो आम। मेरे फेवरेट है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी बहुत चीज़ें आपसे जानी, बहुत सारी चीज़ों को समझा, और सबसे जो जरूरी आपने जो बात बताई कि लोनलीनेस में जब हम हाँ, या डिप्रेशन में हम चले जाते हैं तो किस तरीके से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल। उसके बारे में हमने बात करी। तो बहुत ही अच्छा रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा बिल्कुल कि वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें करते हैं। और हम फिर मिलेंगे एक बार, बिल्कुल। कि हम अपनी जब दूसरी किताब जब आपकी कुछ नए तैयार हो प्रोजेक्ट जाएगी, के साथ कुछ बिल्कुल नए मिलेंगे। प्रोजेक्ट के साथ हो जाएगी, तो अगले प्रोजेक्ट में भी बात करेंगे और जानेंगे कि हम और किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस मेरा एक सवाल ये था कि जो इतने सारे आप शब्द लेके आ पाते हैं, इतनी सारी जो रचनाओं में जो लाइनिंग्स और वर्ड जो शब्द जोड़ते हैं, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है और उसको कैसे ढूंढते हैं? शब्दों का मेन यही है कि जो कुछ भी आज तक पढ़ा और अभी भी जो पढ़ रहा हूँ वो सारी चीज़ें वहीं से निकलें। आप यदि आपके पास शब्द हैं तो आप शब्दों से कोई भी बात को कह सकते हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो शब्दों से नहीं कही जा सकती, फिर भी उनके लिए शब्द होते हैं। तो आप क्या करिए, आप पढ़िए,
पढ़िए। और पढ़ते रहिए। जब से आप पढ़ेंगे और जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपका शब्दों का भंडार बढ़ता ही चला जाएगा। और एक बार ऐसा आएगा कि आपके लिए हर बात के लिए आपके पास एक शब्द होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ, जैसे आजकल पॉकेट एफएम है जी। आजकल आप फोन से आप डाउनलोड करो, आप चीज़ों हाँ। को लेकर के आप उसको सुन लो कान में लीड लगा जी। करके, और फिर एक जब आप किताब पढ़ते हो, हाँ। तो क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में? यदि पॉकेट एफएम या ऑडियो शोज की हम लोग बात करें तो वो भी अच्छा है, किताब भी अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग कोई चीज़ सामने से देखते हैं, जो जैसा पंकज त्रिपाठी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था उन्होंने, कि जब आप चीज़ों को सामने से देखते हैं तो आप सोचते नहीं हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके सामने ऑलरेडी हो रही होती है। लेकिन जब आप चीज़ों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपका दिमाग जो है वो कल्पना करना शुरू करता है, सोचना शुरू कर देता है, और पहले से ज़्यादा वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यदि मैं आपके सामने आम कहूँ तो आपके दिमाग में घूम गया होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, और यदि आपके सामने एक आम रखा होता तो शायद आप उसकी कल्पना नहीं करते। हाँ, कल्पना नहीं करते। कल्पना नहीं करते क्योंकि वो सामने आपके है। लेकिन जब शब्द आपके पास आते हैं तो आप उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो देखने से ज़्यादा पढ़ने और सुनने पर विश्वास करिए, ताकि क्या होगा, आपका जो दिमाग है, आपके सोचने की जो शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगी। जी बहुत अच्छा लगा दीप जी, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। जी। थैंक यू सो मच कि हमने अपने खुल के बातें बिल्कुल। करी और आपको जाना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच Thank टाइम देने के लिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे दीप जी, जो एक लेखक, एक राइटर और एक प्रेरणादायक कहानियों के साथ आपके बीच में पेश हुए। तो उनको सुन के आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और हमें भी अच्छा लगा। उनसे बात करके हमें आज ऐसी चीज़ें पता चली कि 21-22 साल की उम्र में ऐसी भी चीज़ें करी जा सकती है। आज का जो हमारा एजेंडा है दोस्तों, वो यही एजेंडा है, और वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे ही हीरो से, ऐसे ही लोगों से और ऐसे ही युवाओं से मिलते रहेंगे जिन्होंने अपनी उम्र में कठिन परिश्रम करके अलग अलग जगहों से निकल करके अपने आप को इस मुकाम तक पहुँचाया। तो कुछ भी संभव और असंभव के लेकर के ये जो अगर डर है, ये सब आप हटा दीजिए। सब संभव है अगर आपकी इच्छा है और आप करने लायक है। ठीक है, तो हमारी इसी लीडरशिप और हीरो स्टोरीज वाली सीरीज में हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।